नमस्कार, एग्ज़ाम टॉप एजुकेशन में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम फिर से आपके सामने एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुए हैं। यह वीडियो 10th क्लास से संबंधित है। चैप्टर का नाम है ज्योग्राफी, संसाधन और विकास। यह हमारा इस चैप्टर का चौथा पार्ट है और अब हम पढ़ने जा रहे हैं भू संसाधन। तो आइए देरी न करते हुए हम अपने चैप्टर की तरफ चलते हैं, अपने पॉइंट की तरफ चलते हैं और अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। हम भूमि पर रहते हैं। सबसे पहले टॉपिक का नाम है कि भूमि संसाधन। हम भूमि पर रहते हैं, इसी पर अनेकों आर्थिक क्रियाकलाप करते हैं। अब ये अनेकों आर्थिक क्रियाकलाप का मतलब क्या है? अनेकों आर्थिक क्रियाकलाप का मतलब है ऐसी क्रियाएं जिनमें या तो पैसा आता है या फिर जाता है। आर्थिक का मतलब होता है कि पैसे से संबंधित, और क्रियाकलाप यानी कि कार्य, तो यानी कि जिसमें पैसा आए या जाए तो वो क्या कहलाएंगे? आर्थिक क्रियाकलाप रहेंगे। ठीक है। और विभिन्न रूपों में इसका प्रयोग करते हैं, यानी कि जो भूमि है हम इसका कई तरीके से प्रयोग करते हैं। एक तो आर्थिक क्रियाकलाप है और अन्य दूसरे कई और उपयोग है जिसमें हम भूमि का इस्तेमाल करते हैं। अतः भूमि हमारे लिए क्या है? एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। कैसा संसाधन है? प्राकृतिक संसाधन। देखो, प्राकृतिक संसाधन वह संसाधन होते हैं जो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं, जबकि अप्राकृतिक या फिर कृत्रिम संसाधन भी होते हैं जो मनुष्य द्वारा बनाए गए हैं। आगे कह रहा है कि प्राकृतिक वनस्पति यानी कि जो पेड़ पौधे उगते हैं जमीन पर, वो वन्य जीवन यानी कि वनों में जीवन है, यानी कि जो जानवर वनों के अंदर रहते हैं या जंगलों के अंदर रहते हैं। साथ ही मानव जीवन, आर्थिक क्रियाएं जिसमें कि मैंने अभी आपको बताया था, परिवहन तथा संचार व्यवस्थाएं। परिवहन माने ये हमारे जो आने जाने के जो संसाधन, जिसमें रेल आती है, बसें आती है, कारें आती है, हवाई जहाज आते हैं, ये सब। और संचार व्यवस्थाएं। अब संचार व्यवस्था कैसे बोलते हैं? इसमें संचार व्यवस्था में परिवहन भी आता है और सूचनाओं का आदान प्रदान भी आता है। तो ये सभी किस पर आधारित है? ये सभी भूमि पर ही होती हैं। जितनी भी क्रियाएं किस पर होती है? भूमि पर होती है। लेकिन भूमि एक क्या है? सीमित संसाधन है। क्या है? सीमित संसाधन। अब हम लोग सोचते हैं कि भूमि बहुत बड़ी है, बहुत अधिक मात्रा में, लेकिन वास्तव में क्या है? सीमित है। क्योंकि हमारे देश की जो भूमि है सिर्फ हमारे देश की जो बॉर्डर लाइन है उसी तक तो सीमित है। ठीक है, हमारे देश की बॉर्डर लाइन तक ही तो सीमित है। उसके बाद जो है दूसरे देश आ जाते हैं, तो हमारे देश के लिए तो सिर्फ इतनी ही भूमि है। ठीक है। और वैसे अगर विश्व में देखा है तो विश्व में भी क्या है? भूमि एक सीमित संसाधन है। क्यों? विश्व के सभी देशों की अपनी अपनी एक सीमा होती है। ठीक है, तो इसलिए भूमि क्या है? सीमित संसाधन है। इसलिए उपलब्ध भूमि का विभिन्न उद्देश्यों के लिए सावधानी से और योजनाबद्ध तरीके से प्रयोग किया जाना चाहिए। क्या कह रहा है? जो भूमि है, भूमि का जो प्रयोग करना चाहिए हमें क्या है? एक तो सावधानी से प्रयोग करना चाहिए, सोच विचार कर, और योजनाबद्ध तरीके से, यानी कि योजना बनाकर उसका प्रयोग करना चाहिए, जिन भी उद्देश्य के लिए हम भूमि का इस्तेमाल कर रहे हो उनके लिए। अब भारत के विषय में बात कर रहा है कि भारत में भूमि पर विभिन्न प्रकार की भू आकृतियाँ पाई जाती है। हमें पता ही है कि भारत में, जब आपने छोटी क्लास में और पढ़ा था तो उसमें बोला कि भूमि जो भूस्थल है उसको किन भागों में बांटा जा सकता है? तो हमने पढ़ा था पर्वत, पठार और मैदान, इन 3 भागों में बांट सकते हैं। वैसे द्वीप भी पाए जाते हैं। द्वीप कौन सा होता है? जो समुद्र वाला भाग होता है, समुद्री भाग के अंदर कोई जमीन वाला स्थल दिखाई देता है तो वही क्या कहलाता है? द्वीप कहलाते हैं। ठीक है, यानी कि एक जमीन वाला हिस्सा जिसके चारों तरफ क्या है? पानी ही पानी, तो वो क्या है? द्वीप कहलाएगा। तो जो भू आकृति है उसको 3 किस भागों में बांट सकते हैं? एक तो पर्वत में, एक पठार में, एक मैदान में बांटा जा सकता है। लगभग 43% भूमि मैदान है। क्या कह रहा है? जो भारत के अंदर 43%, कितने परसेंट? 43% भूमि क्या है? मैदान है, जिस पर क्या करती है? जिस पर खेती होती है या फिर उस पर उद्योग धंधे बने हुए हैं। उद्योग धंधे मतलब फैक्ट्रियाँ वगैरह बनी है। और ये क्या है? विकास के लिए सुविधाजनक है, क्योंकि इन्हीं के माध्यम से क्या होगा? विकास होगा। क्यों? क्योंकि जो कृषि में जो भी सामान जो बनेगा, जो भी हम कृषि में जो भी हमें उत्पाद मिलता है, तो वो किस में प्रयोग होता है? उद्योग में प्रयोग होता है। कैसे? कच्चे माल के रूप में। किस में रूप में होता है? कच्चे माल के रूप में प्रयोग होता है। तो ये क्या है? उद्योग के विकास के लिए क्या सुविधाजनक है? क्या है? उद्योग के विकास के लिए सुविधाजनक है। फिर आता है पर्वत। अब भारत का जो पर्वत है वो भारत के भूमि का 30% भाग क्या है? पर्वत है। यहाँ पर क्या बहती है? कुछ बारहमासी नदियाँ बहती है। अभी बारहमासी नदियाँ यानी कि वो नदियाँ जो सारा साल बहती है। ठीक है। और हम देखते हैं जो पर्वत वाले क्षेत्र है वहाँ पर लोग पर्यटन के लिए भी जाते हैं। किसके लिए जाते हैं? पर्यटन। अभी पर्यटन का मतलब होता है घूमने के लिए जाते हैं। किस लिए जाते हैं? घूमने के लिए जाते हैं। और इससे क्या होता है? अनुकूल परिस्थितियाँ, पर्यटन विकास के लिए क्या अनुकूल स्थितियाँ बनी है, या अनुकूल परिस्थितियाँ बनी है। किसकी वजह से? जो नदियाँ बहती है, फिर नदियों की वजह से क्या पर्यटन विकास होता है, जिससे अनुकूल परिस्थितियाँ बनती है। अभी अनुकूल परिस्थिति का मतलब क्या? अनुकूल परिस्थितियाँ का मतलब यह कि वहाँ जाकर उन चीज़ों की वजह से क्या होता है? पर्यटन को बढ़ावा मिला है, यानी कि लोग वहाँ पे आने जाने लगे हैं। अगर वहाँ पे नदियाँ नहीं बहती, सोचो
एक बार अगर पर्वत वाले मैदान में नदियाँ नहीं बह रही होती, नदियाँ नहीं बहती तो क्या होता वहाँ पे जो है वन वगैरह नहीं होते, नदियाँ नहीं बहती तो वहाँ पे जो है लोग वाग जो है राफ्टिंग के लिए नहीं आते। यानी कि तुमने देखा होगा चैनलों पर, यूट्यूब में देखा होगा या अपने दोस्तों से सुना होगा कि हम राफ्टिंग करके आए हैं, नदी में जो है नाव चला कर आए हैं, तो किसकी वजह से हुआ है? वो नदियों की वजह से हुआ है। पर्वत है तो पर्वत में नदियाँ बही है, क्योंकि वहाँ पे 12 मासी नदियाँ बहती है। क्योंकि ऐसा होता है कि जो पर्वत की जो चोटियाँ हैं उन पर सारा साल क्या जमी रहती है, बर्फ़ जमी रहती है। जब सारा साल बर्फ़ जमी रहती है तो वो बर्फ़ क्या पिघलती आती है, जिससे नदी का पानी बनता है और वहाँ पर क्या है नदी बहती रहती है, जिसकी वजह से लोग वहाँ पर जो है आकर्षित होते हैं और पर्यटन विकास के लिए जाते हैं, यानी पर्यटन के लिए आते हैं, घूमने घामने के लिए जाते हैं। ठीक है, और पारिस्थितिकी के लिए महत्वपूर्ण है। किसके लिए महत्वपूर्ण है? पारिस्थितिकी। अब ये पारिस्थितिकी वर्ड क्या है? पारिस्थितिकी का मतलब रहता है एक ऐसा क्षेत्र जहाँ पे जीव जंतु मिलते हैं और आपस में क्या करते हैं, क्रियाएं करते हैं। क्या करते हैं? आपस में क्रिया करते हैं। देश के क्षेत्रफल का लगभग 27%, कितना प्रतिशत? 27%। अभी तक हमने पढ़ा 43%, फिर हमने पढ़ा 30% और अब आ रहे हैं 27%। तो इस प्रकार से 100% हो जाएगा। तो 27% हिस्सा क्या है? पठारी क्षेत्र है। कितना क्षेत्र है? पठारी क्षेत्र है। अब पठारी क्षेत्र, इस क्षेत्र में खनिजों, जीवाश्म ईंधन और वनों का अपार संचय कोश है। यानी क्या कह रहा है कि ये जो पठारी क्षेत्र है, इन पठारी क्षेत्रों में क्या खनिज भी मिलते हैं बहुत मात्रा में, जीवाश्म ईंधन भी मिलते हैं। अब जीवाश्म ईंधन का मतलब क्या होता है? जीवाश्म ईंधन ऐसे ईंधन होते हैं जो लाखों करोड़ों साल पहले ज़मीन के अंदर जो जीव जंतु दब गए थे, यानी कि जिनमें जीवन था वो दब गए थे। दबने के बाद उनमें जो है कुछ क्रिया हुई और कुछ क्रिया होने के बाद वो क्या है, ईंधन के रूप में बदल गए। किसके रूप में बदल गए? ईंधन के रूप में बदल गए, इसलिए उनको जीवाश्म ईंधन बोला जाता है। और वनों का अपार संचय, यानी कि पठारी क्षेत्र, वहाँ पर भी क्या पाए जाते हैं? बहुत सारे बड़ी मात्रा में वन या जंगल वगैरह पाए जाते हैं। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पे जो है एक डायग्राम के माध्यम से दिखा रखा है कि भाई 43% हमारे क्षेत्र में, हमारे भारत में क्या है? मैदान है। 30% क्या है? तुम्हारे पर्वत है। और 27% क्या है? हमारे पास पठार है। कहाँ पर? भारत। ये भारत के अंदर, भारत का बता रहे हैं। ठीक है, मुख्य भू आकृतियों के अंतर्गत क्षेत्र एक वेन डायग्राम के हिसाब से बताया गया है। अब इसके बाद आते हैं, देखो यहाँ पे एक और वेन डायग्राम दिखाया गया है जिसमें वन बताया है इस रंग में, बंजर रेड कलर, बंजर भूमि और कृषि योग्य भूमि रेड कलर में दिखाया है, फिर हरे कलर में दिखाया है। ये गैर कृषि परियोजना के अंतर्गत स्थायी चारागाह और अन्य गोचर दिखाया गया 4% है। विविध वृक्षों के बारे में बताया गया 1.5% है। फिर कृषि योग्य भूमि की दिखाई गई है, वो ये है 6.23%। प्रतिभूमि दिखाई गई है, ये 3.50%, 3.50। और वर्तमान प्रतिभूमि दिखाई गई है 3.73%। और जबकि शुद्ध या बोया गया क्षेत्र जहाँ पर खेती वगैरह की जा रही है वो है 46.26%। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अब भूमि के उपयोग के विषय में बात करते हैं। देखो, भूमि के उपयोग के विषय में अभी हमने ऊपर भी पढ़ा था, जिसमें बताया गया था कि जो है किस लिए उपयोग करते हैं भूमि को। भूमि का प्रयोग करते हैं हम संचार व्यवस्थाओं के लिए, परिवहन के लिए, प्राकृतिक वनस्पति के लिए, वन्य जीवन के लिए, मानव जीवन के लिए, आर्थिक क्रियाओं के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। अब हम अलग से जो है कुछ पॉइंट बताए गए हैं भूमि के प्रयोग के। क्वेश्चन जो है जरूर बनता है इसके विषय में कि भू संसाधन का उपयोग क्या है हमारे लिए। ठीक है, या भूमि का किस प्रकार से हम उपयोग करते हैं, भूमि को किस प्रकार से एक प्राकृतिक संसाधन माना जाता है, या फिर बोल सकते हैं कि भूमि जो है किस प्रकार हमारे लिए उपयोगी है। तो ये सारे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे बताया गया है कि भू संसाधनों का उपयोग निम्नलिखित उद्देश्य से किया जाता है, यानी कि क्या क्या उद्देश्य है जिनके लिए भू संसाधनों का प्रयोग किया जा सकता है। तो पहला उद्देश्य क्या है? वनों के लिए। तो भूमि का उपयोग किसके लिए किया जा सकता है? वन के लिए किया जा सकता है। दूसरा उद्देश्य बताया गया है कि कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि, ऐसी भूमि जो कृषि के लिए उपलब्ध नहीं है, तो उनका प्रयोग कैसे कर सकता है? बंजर भूमि और कृषि योग्य भूमि। क्या? बंजर भूमि और कृषि योग्य भूमि किसके अंदर आती है? कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि, ऐसी भूमि जिसमें कृषि खेती नहीं की जाती। उसके अंदर कौन कौन सा पार्ट आ रहा है? एक तो बंजर भूमि होती है, एक कृषि योग्य भूमि, यानी कि जहाँ पर कृषि नहीं हो पाएगी। जैसे कि तुम्हारे इसमें बोल सकते हैं कि जहाँ की ज़मीन खराब हो, या पर्वत वगैरह ऐसे मैदानों को बोल सकते हैं कृषि योग्य भूमि। ठीक है, जहाँ पे पर्वत हो, जहाँ पे खेती के लिए मतलब स्थिति ठीक ना हो। अब बता, गैर कृषि परियोजना में लगाई गई भूमि, ऐसी भूमि जिनका प्रयोग इमारत बनाने के लिए, सड़कों के लिए और उद्योग इत्यादि के लिए किया जा रहा है। ठीक है, अब आता तीसरा, प्रतिभूमि। अब प्रतिभूमि का मतलब, सबसे पहले प्रतिभूमि का मतलब पता होना चाहिए भाई। प्रतिभूमि का मतलब होता है ऐसी भूमि जिस पर जो है खेती नहीं की जा रही है, या खेती करके उसको खाली छोड़ दिया गया कुछ समय के लिए। क्या कर दिया गया? कुछ समय के लिए खाली छोड़ दिया गया, तो उस भूमि को प्रतिभूमि कहा जाता है।
अब बोला कि प्रतिभूमि के अलावा अन्य कृषि अयोग्य भूमि भी होती है। स्थायी चार के बताए, क्या बताया गया? स्थायी चार। स्थायी चार का मतलब होता है जहाँ पर शुरू से ही क्या है, जानवरों को चराने के लिए जगह होती है, मतलब ऐसी भूमि जहाँ पर जानवरों को चराया जाता है, स्थायी चारागाह है वो। और अन्य गोचर भूमि, कुछ अन्य गोचर भूमि भी है। अभी गोचर भूमि का मतलब क्या? गोचर भूमि वही भूमि है चारागाह है। देखो, गौ मैंने गौ, चर मैंने चरा, ठीक है, चारा। तो ऐसी भूमि जो गोचर भूमि हो, गोचर मैंने जहाँ पे गाय वगैरह को चराने के लिए इस्तेमाल की जाती है। विविध वृक्ष, अलग अलग प्रकार के वृक्ष, अलग अलग जाति के वृक्ष, वृक्ष फसलों तथा उपवनों के अधीन भूमि जो शुद्ध बोए गए क्षेत्र में शामिल नहीं है। क्या किस पे नहीं है? जो शुद्ध बोए गए क्षेत्र। अब शुद्ध बोए गए क्षेत्र कौन सा होता है? जिसको मनुष्य ने बोया है, ठीक है। अब ये क्या, वृक्षों को तो नहीं बोया, ये तो खुद ही हुए हैं, ठीक है। उपवन है, ये सब क्या है, अपने आप ही उगे हैं, पता नहीं कितने समय से उग रहे हैं। अब आता है कृषि योग्य बंजर भूमि। कृषि योग्य बंजर भूमि जहाँ 5 से अधिक वर्षों से खेती ना की गई हो। अब बोला कि ऐसी कृषि योग्य बंजर भूमि का मतलब है कि ऐसी भूमि जिस पर पहले खेती की जाती थी। क्या की जाती थी? खेती की जाती थी, लेकिन अब वो भूमि क्या हो गई? बंजर हो गई है। उसमें उपजाऊपन खत्म हो गया है, उपजाऊपन बहुत ही कम हो गया है। तो यहाँ पे 5 से अधिक वर्षों से खेती नहीं की जाती, तो उस भूमि को क्या बोलते हैं? कृषि योग्य बंजर भूमि बोलते हैं। अब आता है प्रतिभूमि। प्रतिभूमि का मतलब आपको बता दिया, वर्तमान प्रतिभूमि जहाँ एक कृषि वर्ष या उससे कम समय में खेती ना की गई हो, उसे बोलते हैं वर्तमान प्रतिभूमि या प्रतिभूमि बोलते हैं, ठीक है। अब इसका पढ़ते हैं, वर्तमान प्रतिभूमि के अलावा अन्य प्रतिभूमि या पुरातन प्रति जहाँ 1 से 5 कृषि वर्ष से खेती न की गई हो, उसे बोलते हैं क्या? पुरातन भूमि, पुरातन प्रतिभूमि बोलते हैं। जहाँ पर 1 से 5 कृषि वर्ष में, यानी कि 1 से लेकर 5 वर्ष के बीच में क्या नहीं की गई है? खेती नहीं की गई है। अब आता शुद्ध निवल बोया गया क्षेत्र। एक कृषि वर्ष में एक बार से अधिक बोए गए क्षेत्र को शुद्ध निवल बोए गए क्षेत्र में जोड़ दिया जाता है, तो वह सकल कृषि क्षेत्र कहलाता है, ठीक है। आशा करता हूँ कि मेरा ये पार्ट आपको पसंद आया होगा, आपको समझ में आया होगा। तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और मैं जो आपको बता रहा हूँ उसमें से 100% आपको मैं बता रहा हूँ, 100% क्या 200% आपको मैं बता रहा हूँ कि उसमें से क्वेश्चन जो है जरूर आएंगे। तो वीडियो के साथ बने रहिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करते रहिए, ताकि आपका तो जो है अच्छी पढ़ाई हो जाए और अपने दोस्तों की भी पढ़ाई अच्छी हो जाए। तो प्लीज़ जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लोगों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।